नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो विषय वस्तु, जो व्यक्ति, जो बात पहली बार समझ में नहीं आए, कभी कभी वो दूसरी बार में इतना समझ में आ जाता है कि फिर उसके बाद कोई दूसरा समझ में ही नहीं आता है और हम लोग अवसर खो देते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाएगा। आज हम मित्रों इस क्लास में वर्ण विचार भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण, उनके उच्चारण स्थान। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण का दूसरा भेद, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और हमने वहाँ देखा 8 प्रकार से उपभेद किए जाते हैं: स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, जिन्हें द्विगुणी, द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी, द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। और अंतिम 8वां भेद हमने पढ़ा था अर्धस्वर, जिसे संघर्षहीन या ईषत स्पष्ट भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मित्रों, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार के बाहर, देखिए कल हम कह रहे थे अभ्यंतर यानी अंतःकरण, भीतरी भाग यानी मुख के भीतर किस प्रकार की क्रियाएं हो रही थी। क्या उच्चारण अवयव एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श कर रहे थे, हल्का हल्का स्पर्श कर रहे थे, हवा का प्रवाह मुख से न होकर नाक से हो रहा था, जिह्वा घूम कर रही थी, जिह्वा के ऊपरी भाग से अर्थात पिछले भाग से व्यंजनों का उच्चारण हो रहा था, आदि आदि हम पढ़ रहे थे। आज हम कह रहे हैं भीतर नहीं, बल्कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार के बाहर किस प्रकार के क्रियाएं हमको देखने को मिलेगी, उसे ही बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर लिख देते हैं यहाँ पर, आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और दूसरा है हवा की, हवा कह दे या प्राण कह दे, हवा या प्राणत्व के आधार पर। 2 उपभेद किए जाते हैं। आपसे पूछ ले स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा कहेंगे हवा या प्राणत्व के आधार पर। ये जो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर है, उसे आप गूंज भी कह सकते हैं। यहां लिख सकते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज के आधार पर, गूंज के आधार पर। 2 उपभेद हो गए बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों में कंपन क्या है। तो जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में स्वर तंत्र जो आवाज करते हैं, जो गूंज करते हैं, उस गूंज के आधार पर इसके 2 उपभेद किए जाते हैं। एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। घोष का शाब्दिक अर्थ है मित्रों गूंज या गर्जना, गूंज या गर्जना। घोष को सघोष भी कहा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न आते हैं, जहां जहां वर्ण विचार का प्रकरण होता है वहां इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है अघोष, अघोष। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है।
पहला है स्वर तंत्रियों में कंपन, अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उस समय स्वर तंत्र में जो आवाज होती है, जो गूंज होती है, जो गर्जना होती है, उस गर्जना के आधार पर दो उपभेद होते हैं। देखिए यहाँ इसके भेद हैं दो, स्वर तंत्रियों में कंपन और प्राणत्व। और फिर ये जो स्वर तंत्रियों में कंपन का जो भेद है उसके फिर से दो उपभेद है, पहला है घोष या सघोष और दूसरा है अघोष। अब प्रश्न है कि घोष या सघोष क्या है, तो हमने लिखा कि घोष का अर्थ गूंज या गर्जना है, सघोष का मतलब है गूंज या गर्जना के साथ। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे उस समय जिन व्यंजनों में गूंज गर्जना आवाज बहुत तेज होगी उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से व्यंजन घोष होते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं हर व्यंजन वर्ग का, यहां लिख रहा हूं हर व्यंजन वर्ग का। अब व्यंजन वर्ग समझ गए होंगे मित्रों, हमने पिछली क्लास में जब व्यंजनों के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा क के पांचों वर्ण एक वर्गीय व्यंजन हुआ, फिर च वर्गीय व्यंजन हुआ, ट वर्गीय हुआ, त वर्गीय हुआ और प वर्गीय हुए। ये रले वर्गीय नहीं थे उनको अंतस्थ कहते हैं, शह वर्गीय नहीं होते उनको ऊष्म कहा जाता है। हिंदी में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्याएं कितनी है, 25 होती है। तो हम कह रहे हैं हर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि मान लीजिए मैं कहूँ क वर्ग है, जैसे क वर्ग है क ख ग घ और हूं की ध्वनि है, हम कह रहे हैं हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो 5 वर्गों के कितने हो जाएंगे, 15 वर्ण हो गए। हर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण प्लस अंतस्थ, अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, य र ल और व, तो 15 तो ये हो गए, 4 ये हो गए और एक आता है मित्रों इसमें ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म। ऊष्म कितने थे, हमने कल पढ़े थे 4 होते हैं। कौन कौन से, स श श और ह, उसमें से एक यहां पर आएगा ऊष्म का एक ह व्यंजन, एक ये हो गया। तो देखिएगा 15 4 19 और 1 20 व्यंजन क्या हो गए आपके, घोष हो गए। अब आपसे पूछे कि क वर्ग का पहला घोष व्यंजन बताएं तो आप क्या कहेंगे, ग होगा, क्योंकि हर वर्ग का पहला घोष कहां से शुरू हुआ, 3 नंबर से। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है मित्रों, प्रश्न आता है, समूह बना करके दिए जाते हैं, 2 2 3 3 वर्णों का समूह बना देंगे, फिर कहेंगे कि कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। तो हर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण व्यंजन होता है, क्योंकि इनके आवाज में जो गूंज होती है वो बहुत ही तेज होती है। इसके अलावा सारे के सारे स्वर आप चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सभी स्वर घोष होते हैं। सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। प्लस लिख सकते हैं समस्त स्वर भी घोष होते हैं। हालांकि अभी हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग एक साथ कर सकते हैं सभी स्वर भी घोष होते हैं, घोष होते हैं। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट देखिएगा, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा, 2 उदाहरण आपको व्यंजनों के दे दिए, जैसे कह दिया मान लीजिए आपको ग और घ, और दूसरे विकल्प में दिया आपको अ और ई, और फिर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से घोष कौन से हैं, तो भाई सारे ही घोषित हैं, सारे क्या थे, घोष थे। लेकिन प्राथमिकता किसको दोगे, स्वरों को दी जाती है। यदि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, यदि व्यंजन व स्वर दोनों हो तो प्राथमिकता पैराइटी किसको देंगे, स्वरों को दी जाती है। तो प्राथमिकता किसको देनी है, स्वरों को देनी है। बात को समझिएगा वापस, देखो सभी स्वर घोष और प्राण होते हैं। अभी हम कह रहे हैं घोष में कह रहे हैं कि हर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस चारों और ऊष्म का एक है और सभी स्वर घोष होते हैं, नो डाउट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अलग अलग विकल्प है, 4 विकल्प ऐसे हैं जिसमें से 2 विकल्प सही लग रहे हैं, यानी कि 4 विकल्पों में से 2 विकल्प ऐसे हैं जो घोष नहीं है, अघोष हैं। लेकिन 2 विकल्प ऐसे हैं जो कि घोष हैं, और उस घोष में से एक विकल्प में स्वर है, क्योंकि हम कह रहे हैं सभी स्वर घोष होते हैं, और दूसरा विकल्प है जिसमें घोष व्यंजन है।
अब आपके पास या तो ए और ब दोनों का विकल्प हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको असुविधा नहीं होगी, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसको दी जाती है? स्वरों को दी जाती है। दूसरा वर्गीकरण है मित्रों अघोष। अब जो बच गए वो अपना आप में क्या हो गए? अघोष। मुझे बताओ हर व्यंजन वर्ग का कौन कौन सा बचा? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। देखिए आपने कहा हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहां कह रहे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो कितना हो गए? 10। उसके अलावा क्या बच गया? अंतस्थ में से कुछ नहीं बचा, सारे अंतस्थ कहां चले गए? घोष में चले गए। ऊष्म व्यंजनों में से 3 बच गए, 3 ऊष्म बच गए, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। ये 10 और 3 13 वर्णों को मित्रों व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहा जाता है। एक बार फिर समझो, बहुत इजी है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 भेद होते हैं। पहला भेद कह रहे हैं स्वर तंत्रियों में कंपन, अर्थात जब हम बोल रहे हैं उस समय हमारे स्वर तंत्र में जो आवाज होगी उसके आधार पर फिर 2 उपभेद होते हैं। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। घोष वो होंगे जिनमें बहुत ही तेज गूंज या गर्जना हो, अघोष वो होंगे जिनमें गूंज और गर्जना कम हो। अब हमने काम बोल कर देखेंगे। देखे क, ख, ग, घ, हं। देख जब आप बोल रहे हैं तो 1 और 2 व्यंजन में आवाज कम है, जैसे ही तीसरे व्यंजन में पहुंच रहे हैं गूंज और गर्जना तेज हो जाती है। इसलिए हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ चारों, ऊष्म का 1 ह। अब जो बच गए अपने आप ही तो बिल्कुल सरल है, 1 2 3 से, यानी 1 2, 1 2 3 का मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा, 3 से का मतलब तीनों से। ये क्या है? अघोष हैं। अब आपसे कैसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं, समूह बना करके भी पूछा जा सकता है। दूसरा वर्गीकरण है मित्रों इसका हवा या प्राणत्व के आधार पर, यानी कि जब हम व्यंजनों को बोलते हैं उस समय मुख विवर से जो प्राण, जो हवा बाहर आ रही है वो कैसी है उसके आधार पर, यानी कि हवा कम आ रही है या फिर ज्यादा आ रही है, उसके आधार पर 2 उपभेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला है अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या है मित्रों? थोड़ा। और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, यानी हवा या प्राणत्व के आधार पर कितने उपभेद होते हैं? 2। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो होंगे जिनमें कम हवा प्रयुक्त हो, अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उस समय जिनमें प्राण वायु कम होगी वो अल्प प्राण होंगे, जिनमें प्राण अथवा वायु तेज होगी वो महाप्राण होते हैं। अब बोल करके देखो, इस तरह हाथ रख करके अपने मुख के सामने यूं, क ख ग घ। देखिए क में हवा कम है, ख में हवा ज़्यादा है, फिर ग से घमले वाले में हवा कम है, घड़ी वाले में हवा ज़्यादा है, और फिर अंतिम वर्ण हुं बोल रहे हैं उसमें फिर से हवा कम हो रही है। यानी जिन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा तेज आ रही है, आप बोल करके देख सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा फिर समझे, च छ ज झ। च में कम है, छ में फिर तेज हो गई, ज में कम है, झ में फिर तेज हो गई, ट ठ, ट में कम है, ठ में ज़्यादा हो गई। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, देखिएगा 1 में कम है क ख, 2 में ज़्यादा हो गई, 3 में फिर कम हो गई, 4 में फिर तेज हो गई, 5 में फिर कम हो गई। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो कितने हो गए? 15 ये हो गए। फिर अंतस्थ, चारों के चारों जो अंतस्थ है उनका जब आप उच्चारण करोगे तो हवा कम आती है, सारे के सारे ऊष्म में हवा तेज आती है। तो 15 तो ये हो गए और 4 ये हो गए। कितने हो गए भैया? ये 19 वर्ण आपके किस में चल जाएंगे? व्यंजनों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ जोड़ सकते हैं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हमने पढ़ा है स्वरों में कि सभी स्वर घोष और
अल्प प्राण होते हैं, यानी अल्प प्राण महाप्राण में अल्प प्राण में जाएंगे, घोष अघोष में घोष में जाएंगे। लेकिन व्यंजन आधे घोष और आधे अघोष, व्यंजन आधे अल्प प्राण और आधे महाप्राण होते हैं। अब बच गए कौन कौन से, देखिएगा महा का मतलब ज्यादा, जिनमें हवा तेज होगी। अभी हमने बोल करके देखा, आप स्वयं बोल करके देख सकते हैं इस तरह हाथ रख करके। अब हर वर्ग का देखिएगा, इसमें कौन से बचे, हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला हमने यहां ले लिया तो दूसरा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सम संख्याओं वाले, उसके साथ ऊष्म चारों यहां पर आएंगे। देखिए घोष अघोष में एक ऊष्म जो है ह, ये घोष में गया और ये 3 अघोष में गए। लेकिन महाप्राण में सारे के सारे ऊष्म, चारों ऊष्म तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य स और ह, ये चारों के चारों इसमें आएंगे। तो 10 और 4 14, ये हो गया आपके। समझ मित्रों, सभी स्वर हर वर्ग का, सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं यहाँ पर। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, अंतस चारों और महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा चौथा और चारों ऊष्म इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा अल्प प्राण है, तो स्वाभाविक है अब आप उत्तर दे सकते हैं। अल्प प्राण पूछे तो हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। दूसरा मित्रों रटना नहीं है, आपको बात को समझना है। परीक्षा के दौरान आप जा रहे हैं तो आप अल्प और महा का अर्थ जानिएगा। घोष अघोष का अर्थ अगर आपको आता है तो आप स्वतः पता लगा सकते हैं। बिल्कुल आप यूं करके बोलेंगे, मालूम चल जाएगा कि किसमें हवा कम है किसमें तेज है। अब जिस तरह से यहां कह रहे थे कि यदि विकल्प में, प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, आराम से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सभी स्वर होते हैं तो आप कहेंगे घोष होते हैं, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इधर प्रश्न ये था कि जब यहाँ पर विकल्प में आपसे पूछा कि कौन सा घोष है और वहाँ स्वरों वाला भी विकल्प है और व्यंजन वाला भी विकल्प है, तो प्राथमिकता किसको दोगे, स्वरों को दोगे। घोष के लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ हम स्थिति थोड़ी बदल जाएगी। यहाँ पर यहाँ आपसे पूछा, आपसे प्रश्न किया कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, और वहां आपसे पूछा एक विकल्प में आपको व्यंजन दे दिए, एक विकल्प में आपको स्वर दे दिए, तो वहां आप प्राथमिकता स्वरों को नहीं दोगे, किसको दोगे, व्यंजनों को दी जाती है। यहां पर प्राथमिकता किसको दोगे, व्यंजनों को दोगे। यहां पर इनको महाप्राण में शामिल करेंगे यहाँ, क्योंकि इनसे पता चलता है। नहीं प्राथमिकता, यदि विकल्प में आपके अल्पप्राण और महाप्राण का प्रश्न हो तो प्राथमिकता व्यंजनों को देनी, क्योंकि व्यंजनों में बहुत जल्दी से अल्पप्राण और महाप्राण का पता लगाया जा सकता है। आवाज में व्यंजनों की बजाय स्वरों में ज्यादा मालूम चलता है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि सभी स्वर घोष और अल्पप्राण होते हैं। परीक्षक प्रश्न बनाते समय बहुत ही चालाकी से प्रश्न को क्रिएट करता है, बहुत अच्छे से आपके सामने पुट करता है, उसको प्रश्न को रखता है, और वहां पर विकल्प में दोनों चीजें दे दी जाती है। अब एक तरफ आप घोष अघोष में प्राथमिकता घोष को दे रहे स्वरों को, दूसरी तरफ आप घोष अघोष की बजाय अल्पप्राण महाप्राण में जब जाते हैं तो स्वरों को प्राथमिकता नहीं देते। उसके पीछे रीजन क्या है? अब रीजन ये कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो गूंज का स्वरों, व्यंजनों के बजाय स्वरों में पहले पता चलता है, उनकी आवाज में प्रवाह रहता है, क्योंकि हम स्वरों को बहुत तीव्रता से बोलते हैं। अ आ ई उ, मालूम चल रहा है कि गूंज तेज है। व्यंजनों को जब बोलेंगे क ख ग घ यानी यहां पर पता चल रहा है, लेकिन बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है। अब जब अल्पप्राण महाप्राण में जाएंगे तो स्वर होते अल्पप्राण हैं, लेकिन हवा का प्रवाह पता लगाने के लिए स्वरों की बजाय व्यंजनों में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, बहुत पहले मालूम चलते हैं, बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं क ख कि क में कम है और ख में ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, घोष अघोष में प्राथमिकता स्वरों को दी जाएगी घोष के लिए। अल्पप्राण महाप्राण के जब प्रश्न हो तो प्राथमिकता व्यंजनों को दी जाती है। और अ ब दोनों है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारा व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण था। एक बार फिर से मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं पूरा। व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण दो आधारों पर हमने किए, एक अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, आज हम पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद है, पहला स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज के आधार पर, इसके फिर दो भेद हैं, घोष और अघोष। जिनमें तेज आवाज होगी वो घोष हैं,
हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ चारों वर्ण और ऊष्म का एक ह, साथ ही सारे के सारे स्वर, लेकिन प्राथमिकता स्वरों को देनी अगर अलग अलग विकल्प आए तो। दूसरा है हवा या प्राणत्व के आधार पर दो उपभेद किए जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ चारों तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। लेकिन यहां पूछे कि कौन अल्प प्राण है, स्वर और व्यंजन अलग अलग आए तो प्राथमिकता व्यंजनों को देनी होती है। फिर जो बच गए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा और चारों ऊष्म महाप्राण होते हैं। ये हमारा मित्रों व्यंजनों का वर्गीकरण था। अब तक हमने पढ़ा है कि हिंदी के जो कुल 52 वर्ण हैं उसमें से 11 स्वरों के बारे में पढ़ा, फिर हमने 2 अयोगवाह वर्णों के बारे में पढ़ा, फिर हम अभी 33 व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ा है। इसी के साथ साथ हमने कल की क्लास में द्विगुणी वर्णों के बारे में चर्चा की। यानी अब तक हम 52 में से 48 वर्णों पर पूरी तरह से विवेचन और विश्लेषण कर चुके हैं। अब हमारा अगला बिंदु आता मित्रों संयुक्ताक्षर, जो 4 और बच गए क्योंकि कुल 52 थे, उसमें से 48 हमने अब तक पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है मित्रों संयुक्ताक्षर। तो ये क्या होते हैं संयुक्ताक्षर, जरा हम देखते हैं इस बोर्ड पर। संयुक्ताक्षर, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो मित्रों? जब आप वीडियो वगैरह देखते हैं उस समय अगर आपको किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप मेरे इस नंबर पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना मैसेज भेज करके अपना संदेह दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो के दौरान पढ़ाई गई किसी विषय वस्तु को पढ़ते समय समझने में आपको असुविधा होती हो, कहीं आप विकल्पात्मक प्रश्न पढ़ रहे हैं और कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप अपना उत्तर जान सकते हैं। हाँ, साथ साथ उस समय अपना नाम भी लिखें, आप कहाँ से हैं ये जानकारी दें, ताकि मेरी जानकारी में रहे कि आप कौन बोल रहे हैं, कौन मुझसे संवाद कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मित्रों संयुक्ताक्षर। क्या है संयुक्ताक्षर? तो देखिएगा, संयुक्ताक्षर शब्द का निर्माण संयुक्त प्लस अक्षर से होता है। संयुक्ताक्षर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझें। संयुक्त प्लस अक्षर, नाम से पता है संयुक्त यानी एक से अधिक, जॉइंट। अक्षर, पहले आप अक्षर के बारे में जानें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या होता है अक्षर? हमने पढ़ा एक व्यंजन और एक स्वर, यानी कि स्वरांत व्यंजन। देखिए समझिए, बड़ा आसानी से इसको समझिएगा कि संयुक्ताक्षर क्यों कह रहे हैं। जहां एक व्यंजन और उसमें कोई भी एक बाय डिफॉल्ट स्वर मिला दिया जाए तो उन दोनों के मेल से, जैसे क एक व्यंजन है उसमें यदि अ स्वर मिला दिया जाए तो इन दोनों के मेल से जो एक स्वतंत्र आकृति का निर्माण हो रहा है उसे आप अक्षर कहते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि हिंदी के सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों का अंत स्वर से हो उन्हें अक्षर कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि आप कहेंगे कि ये अक्षर है। मुझे बताइए कि इस अक्षर में व्यंजन कितना है? एक व्यंजन है, और वो एक व्यंजन के साथ एक स्वर का मेल करके एक स्वतंत्र आकृति का निर्माण कर रहा है जिसे आप अक्षर कह रहे हैं। यहां कह रहे हैं अक्षर तो है, लेकिन कैसा है? संयुक्त है। संयुक्त का मतलब एक से अधिक, यानी कि जहां पर एक व्यंजन नहीं बल्कि दो व्यंजन और फिर किसी एक स्वर का मिश्रण कर दे, नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी दिखाई एक दे, कैसा? अक्षर जैसा, तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। मित्रों आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर समझिएगा, संयुक्ताक्षर क्यों कह रहे हैं? संयुक्त का मतलब एक से अधिक, और अक्षर का मतलब जहां एक व्यंजन और एक स्वर। यहां कह रहे हैं कि अक्षर है, क्या है, लेकिन कैसा है? संयुक्त है, यानी कि एक से अधिक व्यंजन,
यानी दिखेगा तो अक्षर की तरह ही, लेकिन व्यंजनों की संख्या एक नहीं बल्कि दो होती है। संयुक्त रूप में रहते हैं फिर भी दिखते एक ही हैं अक्षर की भांति, इसलिए उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। परिभाषा यह होगी मित्रों, जहां दो व्यंजन और एक स्वर, स्वर बाय डिफॉल्ट हम ले रहे हैं, अगर दो व्यंजन मिलकर के भी एक स्वतंत्र आकृति बना लेंगे तो वो संयुक्त अक्षर ही कहलाएगा। स्वर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उससे उस रूप का में पूर्णता आ जाती है। जहां दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक स्वतंत्र आकृति अर्थात अक्षर जैसा रूप बना लेते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। देवनागरी लिपि हिंदी की जो वर्णमाला है, वर्तमान में जिन्हें 52 वर्णों में जो मानक रूप दिया गया है, उन 52 वर्णों में 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है, अर्थात उन वर्णों को आप किसी अन्य रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मित्रों हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, मान लीजिए मेरे पास 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया। कौन कौन से हैं? पहला, एक क व्यंजन और उसके बाद मूर्धन्य श, यानी क श और उसके बाद अस्वर। सामान्यतः जैसा कि अब तक हम पढ़ते आते हैं बाकी वर्णों की तरह, जैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए क प्लस य प्लस आ होगा तो आप क्या करेंगे, य और आ का मिला करके या करेंगे, एक अक्षर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस क को इस तरह लिखेंगे आधा। क्या है यहाँ पर, एक व्यंजन दूसरा व्यंजन और फिर एक स्वर है, यानी निरंतर दो व्यंजन है एक स्वर है, लेकिन ये स्वतंत्र आकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जहां दो व्यंजन हो, देखिए यहां पर भी एक और एक दो व्यंजन है, यहां पर भी एक और एक दो व्यंजन है, लेकिन कह रहे हैं कि जहां दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं तो उस रूप को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अब एक आकृति का निर्माण कैसे कर रहे हैं, सामान्यतः जैसे भी आपने क्या लिखा उसी तरह अगर मैं लिखूं तो ये तो क और ये स और अ मिलकर के स होता है, लेकिन ऐसा लिखना गलत है क्योंकि जहां क के बाद मूर्धन्य से आएगा उसे इस क्ष की तरह लिखा जाता है, यानी कि दिख अक्षर की तरह ही रहा है, एक स्वतंत्र अक्षर। जैसे ये ख अक्षर है, ग अक्षर है, ज अक्षर है, ये भी तो इसी की तरह स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें व्यंजन एक है और इसमें व्यंजन दो है, और जहाँ दो हो गया उसी को ही तो मित्रों संयुक्त कहा जाता है, उसी को ही तो जॉइंट कहा जाता है, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। हिंदी में 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। पहला क्ष, दूसरा है त्र, त के बाद यदि र व्यंजन आता है उसके बाद बाय डिफॉल्ट अ स्वर ले रहे हैं हम लोग, नहीं भी होगा, अगर मान लीजिए यहाँ स्वर नहीं होता तो आप इसको ऐसे लिखते, ये भी संयुक्त अक्षर ही है क्योंकि एक स्वतंत्र आकृति ही तो है। ये क्या है, अगर आप लिख रहे हैं लक्ष्य, मुझे बताइए क्या है, एक स्वतंत्र आकृति तो है, लेकिन इसमें व्यंजन कितना बोल रहे हैं आप, 2 व्यंजन बोल रहे हैं। देखिए ल के बाद क बोल रहे हैं, फिर मूर्धन्य श बोल रहे हैं और उसके बाद य का उच्चारण कर रहे हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर व्यंजन कितने बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाई कैसा दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, तो उसे ही तो संयुक्ताक्षर कहा जाता है। और यही हम परिभाषा में बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ 2 व्यंजन मिलकर के एक स्वतंत्र आकृति का निर्माण कर ले, अर्थात अक्षरों जैसे ही दिखाई देते हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। अब मैं आपसे अक्षर के बारे में पूछूं कि अक्षर शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला वर्ण क है। ये इसलिए समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसका शब्दकोश के शब्दों के क्रम में जब आप रखते हैं तो सामान्यतः देखते हैं कि बच्चे श श ह अक्षत्र ज्ञा स्त्र बोलते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ह के बाद अक्ष आएगा। ऐसा नहीं है मित्रों, ये तो आपका क वर्ग में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 शब्द लिखे, एक तो हल लिखा, एक मैंने खत लिखा और एक मैंने क्षमा लिखा। अब मैं आपसे कहूँ कि इनको क्रम से रखिएगा, क्रम से जमाइएगा, तो हमें पता है ना कि सबसे पहले कौन आता है, क। क्षमा शब्द में क से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये देखिए शुरुआत किस और ये क से, तो ये 1 नंबर पर रहेगा, ये 2 पे और ये 3 पे रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क क्षमा शब्द यदि है तो वो ख वर्ग से, ख व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों से पहले आएगा। क्षमा शब्द ख
ख व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों से पूर्व आता है। दूसरा है त्र। त्र का निर्माण त, र और अ से होता है। ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा लिखना गलत है क्योंकि इसका मानक रूप है त्र, जैसे कि पत्र। तीसरा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, ज्ञ से ज्ञानी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बाकी वर्णों में सामान्यतः आप जैसा लिखते हैं ठीक वैसा ही उच्चारण भी कर रहे होते हैं। जैसे कक्षा, तो क के बाद क और श बोल रहे हैं। पक्ष, प के बाद क और श का उच्चारण कर रहे हैं। पत्र में त र बोल रहे हैं, उसी का ही उच्चारण कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं। लेकिन ज्ञ शब्द थोड़ा अलग है, भाषा विज्ञान में ये एक अलग रूप में रूढ़ हो चुका है, जबकि इसकी निर्माण पद्धति बिल्कुल भिन्न है। इसका निर्माण होता है ज और इसी वर्ग का पंचम वर्ण य और उसमें अ स्वर जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ज्यों। ज्यों की तरह उच्चारण होता है, लेकिन हम इसको मानक रूप में इस तरह लिखते हैं, ज्यों की तरह ही उच्चारण होता है। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि ज्यों ज्ञानी जो लिख रहे हैं उसमें ज्यों और ज और यों, ज्यों का प्रोनाउंसिएशन होता है, ये आपको जानकारी में रखना है। दैनिक व्यवहार में आप ऐसा बोलें कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हिंदी शब्दकोश में, हिंदी भाषा में साइंस की दृष्टिकोण से कई ऐसे शब्द रूढ़ हो चुके हैं जिन्हें हम ज्यों की तरह उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे हम विज्ञान नहीं कह सकते, ज्ञान को ज्ञान नहीं कह सकते, विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि उससे हमारे विचार और भावों को आदान प्रदान करते समय संप्रेषण के दौरान अर्थ के अनर्थ होने की संभावना रहती है। व्यक्ति आपके अर्थ को समझने में असुविधा महसूस करने लग जाता है। इसलिए हमें बोलना तो ज्ञान की तरह ही है, लेकिन इसका पता आपको होना चाहिए कि इसका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इसका इसी तरह प्रश्न आता है, किसी एक चीज़ को बदल दिया जाता है। अब मान लीजिए ज्ञ से ज्ञानी वाला कोई शब्द है, तो कॉमन सी बात है कि वो कहाँ जाएगा, ज वर्ग में जाएगा, ज व्यंजन में, यानी छ से आरंभ होने वाले शब्दों के बाद होगा और ज से झरना वाले शब्दों से पहले आएगा, क्योंकि इसका पहला वर्ण कौन है, ज है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। जब आप संधि पढ़ते हैं तो घोष अघोष वर्णों के आधार पर वर्गीकरण जब करेंगे तो आपको आना चाहिए। शब्दकोश के शब्दों में इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा, जब वर्ण विच्छेद करते हैं वहां पर भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ज्ञान शब्द का वर्ण विच्छेद करना था, आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान में पहले क्या है, ज के बाद क्या है, यों में क्या है, आ है, फिर क्या है, न है, और फिर क्या है, अ। ये इसका विग्रह किया जाता है, तो आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। और चौथा है मित्रों स्र, सीज वाला स, उसमें र और उसके बाद अ, तो श और र मिल करके स्र बनता है। ये श्रम, जैसे श्रम लिखते हैं आप लोग, ये इन चार वर्णों को संयुक्ताक्षर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अक्षर से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो क वर्ग में जाएंगे, त्र वाले ते व्यंजन वाले वर्ग में जाएंगे, ज्ञों वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है मित्रों। कई लोग ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे तो लफड़ा हो जाएगा मित्रों, ध्यान रखना। तुम लोग तो सोचोगे कुमाऊं सर की क्लास में हमने ज्ञान को ज्ञान सीखा है, और कहीं ज्ञान को ज्ञान करोगे ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना ना। ये चार संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब तक हमने कुल 52 वर्णों पर विवेचन और विश्लेषण कर लिया है। ये जो हमने अंतिम रूप पढ़ा है संयुक्ताक्षर, इसी से मिलते जुलते, इसी के समानार्थी 3 और रूप चलते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और वर्णगुच्छ। अगली कहानी हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो, है ना। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर की कहानी समझ में आ गई। क्या है संयुक्त व्यंजन, देखिएगा। संयुक्त अक्षर में आप क्या कह रहे थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि इसी से आप अगला टॉपिक पढ़ पाएंगे। संयुक्त अक्षर में आप कह रहे थे 2 व्यंजन और एक स्वर मिलकर के स्वतंत्र आकृति बना रहे थे, स्वतंत्र आकृति का निर्माण कर रहे थे। किसका निर्माण कर रहे थे, स्वतंत्र आकृति का निर्माण कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन, यानी यहां पर भी बात संयुक्त की हो रही है, लेकिन संयुक्त व्यंजन वहां होता है जहां पर 2 व्यंजन हो, किंतु दोनों व्यंजन संयुक्त
आकृति, स्वतंत्र आकृति, नई आकृति बनाने की बजाय जैसे हैं वैसे ही जुड़े हुए रहते हैं तो उस रूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। पारिभाषिक तौर पे यूँ कहेंगे कि जहाँ दो अलग अलग प्रकृति के व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो व्यंजन होंगे लेकिन दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, और यथावत रूप में यानी जैसे हैं वैसे ही जुड़े हुए रहते हैं तो उस रूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि दोनों लगभग एक है, यहाँ पर भी दो व्यंजन थे और एक स्वर था, लेकिन यहाँ दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के स्वतंत्र आकृति बना रहे थे, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं बनाएंगे बल्कि जैसे हैं वैसे के वैसे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आपने लिखा वाक्य, देखिएगा के व्यंजन, उसके बाद यह व्यंजन और अब ए स्वर आया, लेकिन जैसा है वैसा का वैसा जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ आप कह रहे थे जैसे मान लीजिए पक्ष, तो यहाँ पर भी देखिएगा प के बाद क्या बोल रहे हैं, क और श बोल रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक नए रूप का निर्माण कर रहे थे, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर कहोगे। यहाँ पर भी दो व्यंजन और एक स्वर है, लेकिन यहाँ दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के नई आकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि जैसे हैं वैसे ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब प्रश्न कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आता है, आपको चार शब्द दे देंगे, पक्ष, पत्र, ज्ञान और वाक्य। किस शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें संयुक्ताक्षर है, इसमें है, इसमें है। इसी से दूसरा प्रश्न बन जाएगा, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इन बाकी तीन में तो संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मात्र बात समझ आई मित्रों? फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां दो व्यंजन लेकिन अलग अलग प्रकृति के होना चाहिए। देखिए ये क अलग प्रकृति का है, ये कंट्य है, यह अंतस्थ व्यंजन है, तालव्य वर्ण है, अलग अलग होना चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको, जैसे आपने लिखा त्याग, त्यागी, देखिएगा त व्यंजन के बाद यह व्यंजन और फिर एक स्वर आ रहा है, यानी कंटिन्यू दो व्यंजन है लेकिन जैसे हैं वैसे हैं, नए रूप का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा मान्य, मान्यवर लिख दिया, देखिएगा न के बाद ये व्यंजन और फिर एक स्वर आ रहा है, एक व्यंजन फिर दूसरा व्यंजन और फिर ए स्वर आ रहा है। तो जहां दो कंटिन्यू दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के यथावत रूप में जुड़े हुए रहेंगे तो उस रूप को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपने लिखा पंत, देखिए कि नए व्यंजन और तय व्यंजन, उसके बाद में यहाँ पर ए स्वर आ रहा है तो इस रूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तीसरा आता है मित्रों द्वित्व व्यंजन, ये बात समझ आ गई। अगला आता है द्वित्व व्यंजन। द्वि का मतलब है दो, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है ये भी देखेगा। द्वि का मतलब दो, तो यानी एक जैसे, यानी कि देखिए तीनों लगभग एक जैसी कहानी है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। यहाँ पर भी दो व्यंजन कह रहे थे लेकिन यहाँ के दोनों व्यंजन एक नए रूप में दिखाई देते हैं आपके, उसमें आप उच्चारण दो व्यंजनों का कर रहे हैं लेकिन लेखन की दृष्टि से जब आप लिख रहे होते हैं उस समय वो स्वतंत्र रूप में दिखाई देते हैं, अक्षर की भांति दिखाई दे रहे हैं, इसलिए संयुक्त अक्षर कह रहे थे। यहाँ कह रहे हैं कि व्यंजन है लेकिन संयुक्त है, यानी दो हैं, दो बोल रहे हैं, दो लिख रहे हैं लेकिन जैसे हैं वैसे लिख रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकृति के थे। अब कह रहे हैं द्वित्व व्यंजन, यानी यहाँ पर भी दो व्यंजन हैं और उसके बाद एक स्वर आ जाएगा लेकिन दोनों व्यंजन एक जैसे होते हैं। आपके परिभाषा कह सकते हैं कि जहां दो एक ही प्रकृति के व्यंजन और एक स्वर मिलकर कर यथावत रूप में जुड़े हुए रहते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे मित्रों सच्चा, देखिएगा एक व्यंजन फिर निरंतर दूसरा व्यंजन है, दो कंटिन्यू व्यंजन आ रहे, एक कर एक दो, दो व्यंजन आ रहे, उसके बाद आ स्वर है और जैसे हैं वैसे जुड़े हुए रहे लेकिन दोनों व्यंजन एक प्रकृति के हैं तो इस रूप को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा,
देखिएगा एक एक दूसरा व्यंजन और फिर एक स्वर है। उसी तरह जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कुत्ता यानी स्वान वाला, देखिएगा ये तय है, तय के ऊपर इस तरह की लाइन का अभिप्राय तय होता है, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिएगा एक व्यंजन फिर स्वर आ रहा है, यानी जहां जहां शब्दों के मध्य में हो सकते हैं, शब्दों के अंत में हो सकते हैं, शब्दों के आरंभ में हो सकते हैं, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। बात इतनी सी है कि जहां कंटिन्यू दो व्यंजन एक जैसे होंगे और उसके बाद दो व्यंजन के बाद कोई न कोई एक स्वर आ जाना चाहिए और वो यथावत रूप में दिखाई देंगे तो उस रूप को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। और जहां दो अलग अलग प्रकृति के व्यंजन फिर स्वर आ रहे हैं तो वहां पर उनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। और जहां दो व्यंजन होने के बावजूद भी दिखाई एक जैसा देता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि तीनों की परिभाषाएं लगभग एक है, सूक्ष्म अंतर है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पत्ता, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उत्तर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा एक तय व्यंजन फिर तय व्यंजन और एक अस्वर है, तय व्यंजन और आस्वर, यानी निरंतर दो दो व्यंजन और उसके बाद एक एक स्वर आते हैं तो उस रूप को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ से भी प्रश्न कैसे बनता है, परिभाषा पूछ सकते हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, तीनों की परिभाषाएं पूछी जा सकती है। संयुक्त अक्षर क्या होगा, तो दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के नई आकृति का निर्माण कर लें। संयुक्त अक्षर कहलाएंगे, कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की कि संयुक्त अक्षरों की संख्याएं 4 है, लेकिन ध्यान रहे विकल्प में 4 नहीं हो तो 3 किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता में 4 ही करना है। फिर उसके बाद दो व्यंजन अलग अलग प्रकृति के यथावत रूप में हो तो संयुक्त व्यंजन कहेंगे, दो एक जैसे व्यंजन यथावत रूप में हो तो द्वित्व व्यंजन कहेंगे। प्रश्न यहाँ पर भी इसी तरह आएंगे, 4 शब्द दिए आपको, कला, पक्षी, पत्रावली और सज्जन। आपसे पूछेंगे किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे सज्जन में हुआ है, क्योंकि एक जय व्यंजन फिर जय व्यंजन और उसके बाद में जय में अस्वर आ गया तो इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, इसमें संयुक्त अक्षर किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ है। अगला चौथा आता मित्रों वर्ण गुच्छ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण गुच्छ यानी वर्णों का गुच्छा। अब तक इससे पहले तीनों रूपों में आप 2 व्यंजन तक सीमित थे, तीनों में यही बड़ा अंतर था कि व्यंजन 2 थे, बाकी सूक्ष्म अंतर था। अब यहाँ कह रहे हैं वर्ण गुच्छ यानी वर्णों का गुच्छा है, और वर्णों का गुच्छा है इसका मतलब कम से कम 2 से तो अधिक है। तो यहाँ पर कहेंगे जहाँ 2 से अधिक व्यंजन कंटिन्यू हो, 2 से अधिक व्यंजन और फिर कोई एक स्वर हो तो उस रूप को वर्ण गुच्छ कहा जाता है, यानी वर्णों का गुच्छा। जैसे चाबियों का गुच्छा, जब तक 2 चाबी है कीचेन में तो आप कहेंगे 2 चाबी थी, लेकिन 3 होते कोई 3 चाबी नहीं कहता, बल्कि चाबियों का गुच्छा है। उसी तरह वर्णों का गुच्छा यानी जहाँ पर शब्दों में मध्य में हो, अंत में हो, आरंभ में हो, जहाँ 2 से अधिक यानी मिनिमम 3 व्यंजन और उसके बाद यदि कोई एक स्वर आता है तो उस रूप को वर्ण गुच्छ कहा जाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूँ मित्रों, जो शब्द शुद्धि में भी आता है, हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, इसको आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, 99% आता है, संधि में आता है, उपसर्गों में आता है, शब्द शुद्धि में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि सामान्यतः बच्चों की आदत होती है इस तरह लिखने की। उज्ज्वल शब्द संधि का मेल से बनता है, उत प्लस ज्वल, इसकी और आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी देखिएगा। अब आपसे कह दिया कि उज्ज्वल शब्द में प्रयोग हुआ है, ए संयुक्ताक्षर का, ब संयुक्त व्यंजन का, स द्वित्व व्यंजन का, द वर्ण गुच्छ का, तो आप कहेंगे वर्ण गुच्छ का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें निरंतर 3 व्यंजन आए। देखिएगा 1 फिर 2, ये पहला, दूसरा। अब यहां तक तो लगता है कि ये द्वित्व व्यंजन है, लेकिन द्वित्व तब होता जब यहाँ कोई ना कोई स्वर आकर के इस रूप को पूरा कर देता। अभी ये निरंतर चल रहा है, व्यंजन चल ही रहे। और फिर नंबर 3 व, और उसके बाद यहाँ जाकर के अस्वर आ रहा है, यानी जहाँ कंटिन्यू 3 व्यंजन, 3 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 व्यंजन हो
और उसके बाद किसी एक स्वर का अनुरूप आ जाता है तो ऐसे स्वरूप को वर्ण गुच्छ के नाम से जाना जाता है। जैसे मित्रों तत्व शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर जो शब्द शुद्धि में आते हैं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर 2015 वाले में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, शब्द शुद्धि में तत्व कैसे लिखा जाता है। सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही त लिखते हैं, इसमें 2 त आ रहे देखिएगा। अब इसमें वर्ण कुछ है कि नहीं है, मैं इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में लिख रहा हूँ। त देखिए यहाँ पर नहीं है, ते के बाद एक स्वर आ गया, यानी एक व्यंजन के बाद एक स्वर आ गया। फिर देखिएगा त एक, फिर दूसरा त, यहाँ तक लग रहा है कि द्वित्व है, लेकिन अभी स्वर नहीं आया है। अब फिर आ रहा है व, और व में अ स्वर आ रहा है यहाँ पर, तो निरंतर 3 व्यंजन और फिर एक स्वर आ रहा है, तो इस रूप को भी वर्ण गुच्छ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मित्रों ज्योत्सना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। इसको इसलिए पूछते हैं कि अधिकांश लोग ऐसा लिख देते हैं, जिन माँ देवियों का नाम भी ज्योत्सना होता है ना, वो भी कहीं ऐसा लिखती हैं। ज्योत्सना शब्द में स्त और से दोनों आते हैं। देखिएगा यहाँ पर ते एक व्यंजन, स व्यंजन, न व्यंजन और फिर उसके बाद आ स्वर आ रहा है। निरंतर 3 व्यंजन और उसके बाद में एक स्वर का प्रयोग हो तो उस रूप को वर्ण गुच्छ कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको, वर्तस्य, कल भी हमने पढ़ा था इसको मसूड़े। देखिएगा व के बाद क्या है, र, ये लिख यहाँ रहे लेकिन इसका उच्चारण यहाँ हो रहा है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसका मैं थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। व, फिर आधा र, फिर त, फिर श, फिर ये रूप है। ये आधे रे के लिखने का तरीका है जो रैप के तौर में लिखा जाता है। इसका जहाँ उच्चारण होता है उसके बाद वाले स्वर पर, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। देखिएगा रे, त, स, य और फिर अ स्वर, यानी 1 2 3 4 व्यंजनों के बाद एक स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस रूप को वर्ण गुच्छ के नाम से जाना जाता है। समझ आए मित्रों कहानी, यानी कि चारों जो रूप हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन और वर्णगुच्छ, लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन इनकी जो निर्माण पद्धतियां हैं उसी के आधार पर इनके अलग अलग नामकरण किए जाते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं मित्रों, साथ साथ चर्चा कर रहा हूं। पूछ सकते हैं किस में संयुक्ताक्षर है, किस में संयुक्त व्यंजन है। ये हमारा अब तक का हिंदी के 52 वर्णों का पूरी तरह से विवेचन और विश्लेषण हम वर्ण विचार के दौरान कर चुके हैं। हमने आरंभिक दौर में जब वर्ण विचार शुरू किया तो हमने कहा कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 को अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं, इन सब पर हमने पूरी तरह से विस्तार से हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे अभी वर्ण विचार में ही हिंदी में आगत ध्वनियाँ। देखो अभी हमने हिंदी की बात की थी कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, लेकिन हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों का भी चलन है। हम अगले टॉपिक शब्द विचार में पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, यानी विदेशी भाषा के शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग होता है। हिंदी विदेशी भाषा के शब्दों में कुछ विदेशी ध्वनियों का भी प्रयोग होता है और इसका प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है और कौन कौन सी है। इसमें थोड़ा अभी मतभेद चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हिंदी में आगत ध्वनियों की संख्याएं 5 हैं। तो आप कहेंगे हिंदी में, और ये अरबी फारसी से आई है, हिंदी में अरबी फारसी भाषा से आगत ध्वनियां कितनी है, 5 है। प्रश्न आता है अरबी फारसी भाषा की आगत ध्वनियां है 5, हिंदी में आगत ध्वनियां है तो भी 5 करना। कौन कौन सा है, क, ख, ग, ज और फ। लेकिन अंतर क्या, अब ये तो हमने हिंदी में पढ़े, यही वर्ण हिंदी में पढ़े, लेकिन हिंदी वाले वर्णों में इनमें अंतर है, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। ये वर्ण जो है इनको हिंदी में, देखिए हिंदी में हमने 2 वर्ण पढ़े नुक्ते वाले, लेकिन वो विदेशी नहीं थे, वो हिंदी की तद्भव ध्वनियां थी। और मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि सब इंस्पेक्टर में एक प्रश्न पूछा गया था और वहां पूछा गया था कि कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, वहां पर दे दिया था, वहां पर क, ग, ज और ड़, फिर देखिए चारों के नुक्ता लगा दिया और फिर पूछा कि उत्क्षिप्त कौन सा है, तो उत्क्षिप्त तो ये था। और ये अरबी फारसी भाषा की आगत ध्वनियां है, तो ये ध्यान देना, यहाँ पर ये अरबी फारसी की नहीं है, ये तो हिंदी के उत्क्षिप्त और ताड़नजात वर्ण है जिनको तद्भव ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये हिंदी से, ये कहीं से नहीं आए, ये तो हिंदी ने खुद अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दों का निर्माण करते समय इनका जन्म हो गया इन वर्णों का।
लेकिन ये जो ध्वनियाँ हैं पांचों, ये संस्कृत से नहीं आई बल्कि अरबी फारसी भाषा के शब्दों की ध्वनियाँ हैं जिनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग तब होता है जब कोई शब्द खुद अरबी फारसी का हो और उसमें इन वर्णों का प्रयोग हो, तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। क, ख, ग, ज, फ। अब इन वर्णों में और हिंदी के वर्णों में थोड़ा अंतर ये है कि हिंदी के वर्णों में कसावट रहती है, इन वर्णों में थोड़ा लचीलापन रहता है। जैसे एक तो आप लिख रहे हैं फल, एक आप लिख रहे हैं फक्र। तो यहाँ पर देखिए जब फक्र लिख रहे हैं तो फ थोड़ा लचीला है। आप होठों पे देखिएगा, फल फल बोल रहे, फल बोल रहे तो फ बोलते समय होठ पूरी तरह से एक दूसरे को चूम रहे हैं, जबकि फक्र जब बोलते हैं तो देखिएगा फक्र होठ एक दूसरे को इतना चूमते नहीं है, इनमें थोड़ा लचीलापन होता है। एक अंतर तो ये है। दूसरा भी हमने आपको बताया कि इनका प्रयोग वहीं होता है जहाँ पर वो शब्द खुद विदेशी अरबी फारसी भाषा का हो और उसमें इनका प्रयोग किया जाता हो। आप 5 ध्वनियाँ हैं। उच्चारण स्थान इन वर्णों के हिंदी के आधार पर ही है, ये इनका उच्चारण स्थान है। हिंदी में भी ये ध्वनियाँ कंठे होती है और यहाँ पर भी ये ध्वनियाँ कंठे होती है, लेकिन इन दो ध्वनियों के उच्चारण में अंतर है। हिंदी वाला जो ज है वो तालव्य होता है, लेकिन ये वर्ण यहाँ पर वर्तस्य उच्चारण स्थान होता है। और यह फ हिंदी में औष्ठ होता है, जबकि तलबिंदु लगने वाला विदेशी भाषा का वो दंतोष्ठ के नाम से जाना जाता है। ये इनके उच्चारण स्थान हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं देखेगा। ये हिंदी में भी कंठे हैं, यहाँ पर भी कंठे हैं। बिना तलबिंदु वाला हिंदी का जो ज है वो तालव्य है, यहाँ पर ये वर्तस्य है। ये वहाँ औष्ठ है, यहाँ पर दंतोष्ठ है। अल्प घोष अघोष रूप हिंदी वर्णों के समान ही होते हैं। यहाँ लिख सकते हो घोष व अघोष रूप हिंदी वर्णों के समान ही है, हिंदी के वर्णों के समान है, हिंदी के वर्णों के समान है। यानी जो घोष अघोष हमने पढ़ा, देखिएगा वहाँ पर भी हम कह रहे थे कि 1 3 4 5 घोष होते हैं, 1 2 अघोष होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण में कह रहे थे 1 3 5 अल्पप्राण होते हैं, 2 4 महाप्राण होते हैं। तो ये जो घोष अघोष की बात कर रहे हैं ये ठीक वैसे ही हैं जैसे हिंदी वर्णों के होते हैं। हिंदी में 1 और 2 क्या है, अघोष है, 3 क्या है, घोष है। तो या तो होंगे अघोष और ये होगा घोष। फिर हमने कहा ज फ की बात कर रहे हैं तो ये तीसरा वर्ण च छ ज ये घोष होगा और प फ दूसरा है ये अघोष होगा। यानी घोष अघोष रूप हिंदी वर्णों के समान होते हैं। उच्चारण स्थान इन 3 का कंठ है, इसका वहाँ तालु होता है, यहाँ वर्तस्य है। फ का हिंदी वाले फ में औष्ठ होता है, इसका दंतोष्ठ होता है। अल्प और अल्पप्राण महाप्राण में यह सभी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती है, अल्प प्राण और संघर्षी होती है। यानी कि अगर इनको अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर देखेंगे तो ये सारे के सारे अल्पप्राण ही होते हैं, क्योंकि इनमें लचीलापन होता है, ज़्यादा बल नहीं लगता। अभी जैसे हमने कहा कि इनका जब प्रयोग करते हो, जैसे फल फक्र, फल बोल रहे हैं तो देखिए होठ देखिएगा, हवा का प्रवाह इतना तेज रहेगा कि होठ फूल जाएंगे, फल फक्र फल फक्र। तो यहाँ पर लचीलापन रहता है, इतने हवा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए ये सभी ध्वनियाँ हिंदी में अल्पप्राण और संघर्षी होती है। एक और ध्वनि है अंग्रेजी की आगत ध्वनि, अंग्रेजी की आगत ध्वनि, लेकिन इसको मित्रों संख्या में शामिल नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो आपको उत्तर 5 ही करना, 6 नहीं करना है, क्योंकि 5 और 1 6 हो जाएगी। हम फिर लिख रहे हैं कि अंग्रेजी की आगत ध्वनि, लेकिन ये अभी हिंदी का मानक रूप नहीं है। हिंदी भाषी लोगों के व्यवहार में बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हो चुका है और पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश के लोग भी अपने दैनिक व्यवहार में कई अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए इन अंग्रेजी के वर्णों में इसका प्रयोग होता रहा। जैसे कॉलेज आप बोलते हो, उसका सही उच्चारण होता है कॉलेज। अंग्रेजी की आगत ध्वनि है आ, देखिएगा, जिस पर केवल इस तरह होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो लगाते हैं वो अर्धचंद्र बिंदु होता है, यहाँ पर ये केवल इस तरह की ध्वनि है आ। इसको जैसे कॉलेज, कॉलेज होता है, कॉलेज नहीं होता, क्या बोलते हैं, कॉलेज। जैसे नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज। इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से ओष्ठ के मध्य होता है,
कंठ से ओष्ठ के मध्य, यानी कि इस आ का जब आप उच्चारण करते हैं तो कंठ से लेकर ओष्ठ तक के लगभग सभी उच्चारण अवयव सक्रिय रहते हैं। जैसे कॉलेज, देखिए मुंह से मालूम चल रहा है, हिंदी वाली जो ध्वनि थी ना, आप समझा रहा हूं मैं आपको, उसमें मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग था। ये मुख आकृति याद करने का तरीका, ये आपके होठ वाला ये, और ये आपका अनुस्वार चिन्ह, तो नाक और मुख दोनों का। इसमें केवल आपका मुख जो है इसी तरह आकृति बनाएगा, कॉलेज, नॉलेज, डॉग। तो इस तरह इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी इसको मानक रूप में शामिल नहीं करना है। अगर आपसे इस तरह पूछ ले कि हिंदी में अंग्रेजी की आगत ध्वनि कौन सी है, तो आप उत्तर आधे देंगे, लेकिन संख्या की दृष्टि से मित्रों उत्तर 5 ही करना है, क्योंकि इन 5 ही ध्वनियों को आगत ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज हमारा ये वर्ण विचार का प्रकरण समाप्त हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, किसी भी विद्यार्थी को पढ़ते समय, सीखते समय अगर किसी विषय वस्तु के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460611118 पर मैसेज भेजकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।